अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। डॉक्टर सारा आरिफ है। मेरा नाम डॉक्टर सारा आरिफ है और मैं मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंड जनरल सर्जन काम करती हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, तो थैंक यू राफिया एंड टीम कि आज का आप लोगों ने ये सेशन जो है वो अरेंज किया है थ्रू स्पार्क्स बिजनेस क्लब प्लेटफॉर्म। और आप सबको जैसे पता है कि ये अक्टूबर का महीना है। और अक्टूबर का महीना जो है उसको पिंकटोबर के नाम से भी जो है वो मनाया जाता है पूरी दुनिया में। जहाँ हम बाकी तमाम बीमारियों के लिए एक दिन मुख्तस करते हैं, उनको एक दिन डेडिकेट करते हैं, जैसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हो गया, वर्ल्ड डायबिटीज डे हो गया। वहीं आप देखें कि अक्टूबर का पूरा महीना एक दिन या एक हफ्ता नहीं, एक पूरा महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से मंसूब किया जाता है। तो इस बात से आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों हम जो है वो एक पूरा महीना डेडिकेट कर रहे हैं इसको, और क्यों हम इतना फोकस करते हैं कि हम अपनी तमाम खवातीन तक कुछ बुनियादी चीजें ऐसी पहुंचा सकें जिससे वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकें। और दूसरा ये कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी डेवलप हो रही है या किसी को आगे जाके ये बीमारी होती है, तो वो अपनी ब्रेस्ट में आती हुई चेंजेस को बहुत अर्ली स्टेप में पकड़ सके। तो आज भी जो हमारी ये आज का हमारा ये जो ऑनलाइन सेशन है ये इसी से मुतालिक है कि कोई मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, मैंने आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं पढ़ानी है, कोई डायग्नोसिस नहीं पढ़ानी है, लेकिन कुछ बहुत बेसिक चीजें आपको बतानी है जो कि किसी भी औरत के ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है। सो दुनिया भर में जितनी भी खवातीन हैं उनमें से सबसे कॉमन जो कैंसर पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। फिर उसके बाद आगे जाके लंग कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कैंसर दुनिया भर की खवातीन में पाया जाता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। एंड सिमिलरली क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाया जाता है तो इससे इसकी वजह से होने वाली अमवात भी जो है, कैंसर की वजह से होने वाली जो सबसे ज्यादा अमवात है खवातीन में वो भी ब्रेस्ट कैंसर के बायस ही होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वेस्ट और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड यानी ईस्टर्न कंट्रीज में दोनों में कॉमन है। अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में पाकिस्तान में और उसके अलावा इंडिया बांग्लादेश में इसके केसेस में मुसलसल बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। वेस्ट में भी ये बीमारी है, ऐसा नहीं कि वेस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में स्क्रीनिंग या तशखीस का अमल और अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि वेस्ट में जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आते हैं उनमें और हमारी यहाँ जो केसेस आते हैं उनमें उनकी नौयत में बहुत फर्क हो जाता है। और वो फर्क ऐसे होता है कि वेस्ट में जितने पेशेंट्स डायग्नोस होते हैं वो एक बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाते हैं, यानी कि स्टेज 1 या स्टेज 2 की बीमारी में। और हमारे पास खवातीन जो है वो या तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर वो उनको पता भी चल जाता है तो शर्म या झिझक की वजह से ना वो अपने फैमिली मेंबर से किसी से शेयर कर पाती हैं, ना ही तो जो है वो किसी को मतलब किसी डॉक्टर तक पहुंच पाती हैं। तो हमारी पेशेंट्स जो हैं वो अमूमन तीसरे और चौथे स्टेज की मर्ज के साथ पहली दफा किसी भी डॉक्टर तक पहुंचती हैं। ये जो स्टेजेस हैं, अर्ली डायग्नोसिस यानी कि जल्दी तशखीस और देर तशखीस, इससे पेशेंट का पूरा जो प्रोग्नोसिस होता है या जो उसका सर्वाइवल होता है ये बदल जाता है। ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, अमवात भी इससे ज्यादा हो रही हैं, हर साल इसके केसेस में इजाफा भी होता जा रहा है। लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर का इतना जदीद और इतना बेहतरीन इलाज मौजूद है कि जिसके जरिए अर्ली जो कैंसर डायग्नोस होते हैं, जो अर्ली स्टेजेस इब्तदाई मराहिल में तशखीस हो जाते हैं, उनका 99% का सर्वाइवल रेट है। यानी कि वो खवातीन जो हैं मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाती हैं, वो एक अच्छी हेल्दी लंबी जिंदगी गुजार रही होती हैं। हाँ, जब बीमारी कब खराब आती है, उस वक्त जब वो ब्रेस्ट से निकल के और आपके दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाती है, यानी कि आपकी हड्डी में चली जाती है, या फिर किसी के लंग्स में या फेफड़ों में या जिगर में चली जाती है। ये वो स्टेज होती है जब हम इसको कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। हाँ, हम डिजीज को बढ़ने से बचा सकते हैं कि ये मजीद ना फैले या ये स्टेबल हो जाए, लेकिन हम इससे
छुटकारा मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इस अक्टूबर के महीने में जो मकसद है आप लोगों से बात करने का, जो अवेयरनेस आपको देने का, वो ये है कि आपकी हर औरत का अपनी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है। अगर जो खवातीन होती हैं वो हमारी सोसाइटी की बैकबोन होती है, किसी भी फैमिली की नहीं, पूरी सोसाइटी का जो बैकबोन है वो हमारी खवातीन पर ही बेस कर रहा होता है। तो अगर खवातीन अपना ख्याल नहीं रखेंगी, अ, वो अपनी तरफ तवज्जो नहीं देंगी, तो फिर वो अपनी फैमिलीज या सोसाइटी का इन जनरल जो है वो उस तरह से ध्यान नहीं रख सकेंगी। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो थोड़े सा अलार्मिंग हमारे पास पाकिस्तान के हवाले से डेटा है। और वो ये कि पाकिस्तान में हर साल ब्रेस्ट कैंसर की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। अ, पूरे दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन का नंबर 2 आता है, वी रैंक सेकंड। और अगर एशिया की आप बात करें तो पाकिस्तानी खवातीन का नंबर 1 आता है ब्रेस्ट कैंसर के नए केसेस। हेलो। सारा आप म्यूट हुई हुई हैं। हाँ वो मेरे मैं जी जी, अब पता नहीं सही है। शायद ऑटोमेटिकली शायद हो गया है। ठीक। अभी अभी आपका सो ओपन है जी। ये ओके, हम बात कर रहे थे जी जी जी। हम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। एम आई ऑडिबल? यस, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके। सो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का जो हमारा डेटा है वो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। यानी कि पाकिस्तानी खवातीन पूरी दुनिया में नंबर सेकंड पे आती हैं, दूसरे नंबर पे आती हैं जब हम पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के रेट की बात करते हैं। और अगर हम एशियाई ममालिक में देखें, एशियन कंट्रीज में, तो पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो पहले नंबर पे आती हैं ब्रेस्ट कैंसर की तादाद के हवाले से। हर साल जो डायग्नोस नए केसेस हो रहे हैं, न्यू केसेस पाकिस्तान में, वो 85 to 90,000 आ रहे हैं। अच्छा, ये 85 to 90,000 केसेस वो हैं जो कम से कम भी एक दफा किसी डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंच गए। आप सोचिए हमारे पास ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो कि डॉक्टर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, इधर दूर दराज के इलाकों में रह रही होती हैं जहां सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं होती, या फिर अगेन सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर और टाबू समझते हुए वो किसी डॉक्टर तक उससे रुजू करना जरूरी ही नहीं समझती, शर्म शर्म आती है, झिझक होती है। सो दिस इज वन थिंग कि हमारे यहाँ जो डिजीज है, एक तो पकड़ी नहीं जाती, और जब पकड़ी जाती है तो वो अमूमन तीसरी और चौथे दर्जे की, यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 की बीमारी होती है। सो ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम अपना रिस्क फैक्टर, जो हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर इनसे बढ़ता है, यानी क्या हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीजें मौजूद होंगी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है। सो रिस्क फैक्टर्स में हम इसको ब्रॉडली दो तरह से मैं अगर आपको बताऊं, कुछ रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो मॉडिफाइबल होते हैं, यानी कि वो हमारे और आपके हाथ में हैं। और कुछ रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, उन पे हमारा काबू नहीं है, तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो है वो हमारा वेट है, यानी ओबिसिटी। वजन की ज्यादती जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती है। उसके अलावा आपका जो क्या अर्ली जो ये अल्कोहल कंजम्पशन हो गई, या सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको यूज, ये भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद मेरी ये है कि आजकल हम ज्यादातर लोग जो है वो वर्किंग वुमेन है या घरेलू काम करने वाली हाउस वाइफ्स हैं, खातन। हमारी जिंदगी में कोई भी आधा घंटा, 20-25 मिनट, कोई भी जो है वो एक्सरसाइज शामिल नहीं होती है किसी भी किस्म की, चाहे वो हफ्ते में 4 दफा हो, चाहे वो हफ्ते में 3 दफा हो। अ, हमारी जिंदगी में वो शामिल नहीं होती। तो जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, इन जनरल वो कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। एंड स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो
इंक्रीज इन वेट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये तमाम चीजें जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। सो यस, देर आर रिसर्च पेपर्स विच सजेस्ट कि आप ब्रेस्ट फीड जो खवातीन कराती हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन किसी भी रिस्क फैक्टर के होने या ना होने का ये मतलब नहीं है कि आप ब्रेस्ट कैंसर डेवलप कर लेंगे या आप ब्रेस्ट कैंसर डेवलप नहीं कर सकते। हम आगे चल के हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो खवातीन या जो केसेस आ रहे हैं वो कितना लेट स्टेज पे आते हैं, और हमारी खवातीन में बहुत ज़्यादा केसेस डायग्नोस हो रहे हैं। तो जो हमारी जेनेटिक्स है, जो हमारी खवातीन है, उनके ऊपर ये लिटरेचर इतना अप्लाई नहीं हो पा रहा है। हमारे जैसे बाहर के ममालिक में हम ये बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, हम किताबें पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे तो वो कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 50 साल या उससे ज्यादा उम्र की खवातीन की बीमारी है। बट व्हेन यू सी पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी खवातीन में जो है वो बहुत यंग एजेस में, 20s में, 30s में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है। द यंगेस्ट पेशेंट दैट आई डायग्नोस एंड ट्रीटेड वाज 19 ईयर ओल्ड। और अभी सबसे रिसेंटली जो एक पेशेंट मेरी अभी उसको हमने कीमोथेरेपी की तरफ भेजा है, वो डायग्नोस हुई है, वो 24 साल की उम्र है उनकी। सो हमारे यहाँ तो ये कैंसर 20 साल की उम्र में भी, 30 साल की एज में खवातीन में बहुत कॉमनली आ रहा है। सो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में हैं। अगर हम अपना वेट कंट्रोल रखें, अगर हम एक्सरसाइज का एक रूटीन फॉलो करें, इफ वी स्लीप वेल, इफ वी डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल और स्मोकिंग, तो ये चीजें जो है वो हमारा ओवरऑल रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को कम करती हैं। देन देर आर रिस्क फैक्टर्स जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं, यानी कि जो हमारे हाथ में नहीं है। सो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो ये है कि आपका खातून होना। अब आप लोग कहेंगे खातून होना, ब्रेस्ट कैंसर तो है ही खवातीन की बीमारी। सो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी अफेक्ट कर सकता है। जहां हम कहते हैं कि 8 में से 1 खातून जो है उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है, वहीं 800 में से 800, 850 में किसी एक आदमी को, किसी एक मर्द को ब्रेस्ट कैंसर होने के इम्कानात होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर नहीं पाया जाता। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, बहुत कम केसेस होते हैं। इन माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस आई हैव सीन 3 पेशेंट्स, एंड जो अभी एक रिसेंट मेरे पास केस है, दैट्स एन 80 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, एंड ही वाज डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एंड ही इज ऑन कीमोथेरेपी। लेकिन दवा ने उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि उनकी जो पूरी गुठली थी वो तकरीबन डिसॉल्व हो चुकी है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जैसे कि बरका 1 बरका 2 जीन्स। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये सुना हो, या आप अगर जो हॉलीवुड एक्टर हैं एंजेलिना जोली, अगर आप उनको जानते हो, बरका 1 और बरका 2 हमारी बॉडी में ही पाई जाने वाली नॉर्मल जीन्स होती हैं। और जब इनमें कभी नॉर्मल जीन्स में अगर कभी भी कोई गड़बड़ हो, कोई एक अबनॉर्मल सिग्नल मिले, तो दे स्टार्ट एक्टिंग अबनॉर्मली। जब वो अबनॉर्मल हो जाती हैं तो वो कैंसर करा सकती हैं। तो ये जो बरका 1 और बरका 2 की म्यूटेशन है, ये 70% लोगों में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देती है। तो जो जिस एक्टर का मैं जिक्र कर रही हूँ, एंजेलिना जोली, शी सफर्ड फ्रॉम बरका 1 एंड बरका 2 म्यूटेशंस। उनकी फैमिली में ये जेनेटिकली था, और उसके लिए उन्होंने जो है वो अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करवा ली थी। और उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो इससे पहले कि वो कोई कैंसर डेवलप करती, तो उन्होंने अपना ब्रेस्ट रिमूव करवा के उसकी जगह रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करा ली थी। देन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में जितनी खवातीन हैं, आपकी स्पेशली अगर आपकी ननियाल पे, आपकी नानी, खाला, वालदा, बहनों में किसी को भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई थी, तो वो आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देता है। ये कहने का हरगिज मतलब मेरा ये नहीं है कि अगर आपके खानदान में किसी को था तो आपको लाजमी होगा। 80% खवातीन, 80% खवातीन जब हमारे क्लिनिक में आती हैं तो वो हमें यही कहती हैं कि मेरी तो फैमिली में किसी को भी नहीं था, मुझे कैसे हो गया। सो ये जो फेज ऑफ डिनायल है, वो कहते हैं जी हमारे तो खानदान में किसी को नहीं था, हमें कैसे हो गया। तो 80% खवातीन को तकरीबन फैमिली में किसी को उनकी पहले हुआ नहीं होता। 20% केसेस में फैमिली हिस्ट्री होती है।
बट जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू बी वेरी कॉशियस। उनको स्क्रीनिंग का अमल जो है वो एक बहुत यंग एज में, 30s में इसने स्टार्ट करवा देना चाहिए है। तो इससे ये होता है कि आप बीमारी को रोक नहीं पाते, लेकिन बीमारी के बनने के अमल को स्लो डाउन, या उसको पहले ही, इससे पहले कि वो एक गुठली की सूरत में आए या एक फुल ब्लोन डिजीज बन जाए, आप उसको वहीं पे पकड़ के उसका सदेबाप कर सकते हैं, आप उसको वहीं पे ट्रीट कर सकते हैं, बीमारी को बढ़ने से बचा सकते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अच्छा, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, खवातीन इससे परेशान होती हैं कि जी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या हार्मोन की जो गोलियां होती हैं वो नहीं लेती हैं, वो कहती हैं कि जी इससे कैंसर हो जाता है, या इससे साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वट एवर जो भी उनकी कंसर्न्स होते हैं। लेकिन हार्मोन की गोलियां या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की जो पिल्स होती हैं, वो अगर 5 साल या उससे ज्यादा लगातार इस्तेमाल की जाएं, तब वो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। 5 साल से कम या वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ाता। आजकल जितनी भी हार्मोन की गोलियां आ रही हैं, वो उनमें हार्मोन की जो क्वांटिटी है उसको इतना कम कर दिया गया है कि वो आपकी रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को अब इंक्रीज नहीं करते हैं। सो ये चीज भी याद रखना जरूरी है। उसके अलावा कुछ चीजें, कुछ आपके ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके हार्मोन एक्सपोजर के साथ लिंक्ड होते हैं, जैसे कि पहले बच्चे की पैदाइश के वक्त उम्र 30 साल या उससे जायद होना, पीरियड्स का या मेंसेस का जल्दी एज पे आ जाना, आजकल बच्चों में बहुत अर्ली प्यूबर्टी हो रही है, या फिर लेट मेनोपॉज या पीरियड्स का लेट बंद होना। ये तमाम चीजें हमारा हार्मोन एक्सपोजर, अपना जो नेचुरल बॉडी हार्मोन एक्सपोजर है वो बढ़ाती हैं, एंड दिस इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये चंद रिस्क फैक्टर्स थे। उसके अलावा अगर आपको कभी खुद एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है, तब भी आप यू आर एट अ हायर देन एवरेज रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर इन योर अदर ब्रेस्ट। यानी अगर एक में आपको हुआ है तो आपको दूसरे ब्रेस्ट में या इवन सेम ब्रेस्ट में भी वापस कैंसर हो जाता है। किसी को भी कैंसर अगर वापस हो रहा है तो उसके वापस आने का जो सबसे कॉमन टाइम पीरियड है वो शुरू के 2 साल होते हैं। 2 साल में आपको बहुत ज्यादा रेगुलर स्क्रीनिंग, सर्वेलेंस और अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहना पड़ता है। उसके बाद हम पेशेंट को ईयरली फॉलो अप पे रखते हैं। सो आई होप कि ये दिस इज क्लियर। इसके अलावा कोई आप लोगों के सवाल होंगे तो वंस वी आर डन विद दिस सेशन, तो आई टेक योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दैट। प्लीज अपने सवालात नोट डाउन कर लें, या फिर आप जो है वो हमारी होस्ट को वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ बात कर ली जाए कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये अलामत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की हो सकती है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो तो होता है ब्रेस्ट में किसी भी किस्म की गुठली का नजर आना। अब ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक चीज याद रखें कि आपका ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट और आर्मपिट यानी कि बगल, उसको हम सेम ऑर्गन तस्वर करते हैं। तो हम जब भी ब्रेस्ट का मुआयना करते हैं तो हमें बगलों का मुआयना जो है वो लाजमी करना चाहिए है। और बगल में या अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट में आपकी कोई भी गुठली नजर आना, या ब्रेस्ट या आपकी आर्मपिट में किसी भी साइज की तब्दीली होना, कोई स्वेलिंग या नजर आना, उसकी साफ में शेप में तब्दीली होना, निपल में तब्दीली होना, निपल या ब्रेस्ट की स्किन का अंदर धंस जाना, एक हम कहते हैं ऑरेंज पील स्किन, यानी कि जैसे माल्टा या कीनू नहीं होता, उसकी ऑरेंज कलर की स्किन होती है जिसपे धब्बे धब्बे पड़े होते हैं, उस तरह की स्किन होना भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामात में से शामिल हो सकता है। निपल से किसी भी रंग के डिस्चार्ज का आना भी सस्पिशियस हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। बाज़ दफा पेशेंट्स को ब्रेस्ट में कोई अलामत नहीं होती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनको गुठली डेवलप होती है आर्मपिट में या बगल के अंदर। वो उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, आप प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाइए, उससे रुजू करें, ताकि वो उसको इवेलुएट कर सके, वो उसको असेस कर सके, क्योंकि दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये चंद चीजें थी। अच्छा, सिम्टम्स हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं।
इस बीमारी को जल्दी पकड़ने के लिए, और हम हमारी अपनी तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है। तो आपने एक लफ्ज सुना होगा, स्क्रीनिंग। जैसे मैंने अभी बात की कि बाहर के ममालिक में स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस, उनके प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे हैं, हेल्थ केयर इतनी अच्छी है कि लोगों की बीमारी जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ी जाती है, या उस वक्त पकड़ी जाती है जब वो एक बीमारी की फॉर्म में या वो गुठली बनने की हद तक आई भी नहीं होती है। तो उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। आप बीमारी को पकड़ लें, उसको अर्ली डायग्नोस कर लें। उसके लिए सबसे पहले तो ये कि आपको हर वो औरत जो कि 20 साल की उम्र को पहुंच चुकी है, उसने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना है वंस अ मंथ। Monthly self examination is the most important and the first point when it comes to detection of breast cancer or screening of breast cancer. आपने खुद से अपना लाजमी मुआयना करना है, और सिर्फ महीने में एक बार करना है, बार बार नहीं करना। और वो एक बार कब है? जो वो तमाम खवातीन जिनको जो कि प्री मेनोपॉजल हैं, यानी कि जिनको अभी मेंसेस आते हैं, वो अपने पीरियड के लास्ट डे पे अपना मुआयना करेंगी। यानी अगर किसी का 3 दिन का साइकिल है तो वो थर्ड डे करेगा, किसी का 4 या 5 दिन का साइकिल है तो वो 5वें दिन करेगा। जिस दिन पीरियड खत्म होने का लास्ट डे है, आपने उस दिन अपना मुआयना करना है। वो खवातीन जिनके पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, वो महीने में कोई भी एक दिन मुकर्रर कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे 16 तारीख है तो महीने की आज अक्टूबर की 16 को किया, फिर इस तरह हर महीने नवंबर की 16, दिसंबर की 16 एंड सो ऑन। तो उससे ये होता है कि आपके जो हॉर्मोन्स ओवरीज से या यूट्रस से रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, उनका असर सिर्फ आपके ओवरी या यूट्रस के ही ऊपर नहीं होता, उनका असर आपके ब्रेस्ट पे भी होता है। और जिस तरह हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारे पीरियड का साइकिल पूरे महीने चलता है, उसके हमारे मूड पे भी असरात होते हैं। आप देखते हैं मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी पेन्स होते हैं, वही असर हमारे ब्रेस्ट पे होता है। पीरियड से पहले बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट जो है वो हैवी हो रहा है, या ब्रेस्ट जो है लंपी हो रहा है, उसमें गुठलियां सी महसूस होती हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इस वजह से आपने बार बार हर दफा हर दिन एग्जामिन नहीं करना खुद को। आपने महीने में सिर्फ एक दफा ही एग्जामिन करना है, वरना ये आपकी एंजाइटी बढ़ाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। और जो सही दिन है एग्जामिन करने का, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट हार्डली टेक्स 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। महीने में एक दफा अपने आप को देना बहुत जरूरी है। मुआयना आपने किस तरह करना है अपना? तो दीज आर योर 3 फिंगर्स। इन ये जो 3 फिंगर है, इसकी ये पोरे हैं, योर फिंगर टिप्स। इसकी मदद से आपने अपना मुआयना करना है। आप जब भी मुआयना करें तो मेक श्योर कि आप एक अपने प्रिवेसी आपकी हो। स्टैंड इन द वॉशरूम इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अपना शर्ट जो है, शर्ट को ऑफ कर दीजिए। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लोग शर्मा रहे हो रहे, झिझका रहे होते हैं, पर अगेन हमारा उनसे यही कहना होता है कि आप डॉक्टर के पास आए। सो अनलेस कि अगर मेरे पास से भी आप बगैर सही से दिखाए चले गए, तो फिर मुझे दिखाने का फायदा क्या। तो अपने लिए भी ये याद रखें कि आपने अपना प्रॉपरली मुआयना करना है, और मुआयने का पहला स्टेप होता है इंस्पेक्शन, यानी कि शीशे के या आईने के सामने खड़े होकर आपने विजिबल चेंजेस देखनी है। ब्रेस्ट में भी देखनी है, निपल पे भी देखनी है, और अंडर आर्म के अंदर भी देखनी है कि क्या कोई कलर की तब्दीली तो नहीं आ रही, कोई शेप की तब्दीली तो नहीं आ रही, साइज में तो तब्दीली नहीं हो रही, कोई स्किन तो खराब नहीं लग रही है, स्किन अंदर धंसी हुई तो नहीं लग रही, निपल अंदर नहीं धंस रही है, किसी तरफ किसी भी साइड पे ढलक तो नहीं रही है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने अपनी यही 3 फिंगर्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनकी फिंगर टिप्स यूज करते हुए निपल से आपने शुरू करना है, और बाहर की तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने सर्कुलर मूवमेंट में, जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उस तरह आपने अपने पूरा ब्रेस्ट का मुआयना करना है। आपने ये खड़े होकर भी करना है, आपने ये बैठ के भी करना है। और शावर के दरमियान में जब आप सोप यूज करते हैं तो आपकी फिंगर्स बहुत आसानी से स्लाइड करती हैं, ठीक है, बहुत आसानी से ग्लाइड कर रही होती हैं। तो आपने उस दरमियान में भी अपना ब्रेस्ट का और आपने अपने अंडर आर्म्स का मुआयना करना है। एंड एंड ऑफ दैट आपने अपनी निपल को हल्के से प्रेस करके देखना है कि क्या निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। सबसे यूजफुल एक्टिविटी है ये, मैं इस पे जितना स्ट्रेस करूं वो कम है। खवातीन या तो सही से मुआयना नहीं कर पाती, या खवातीन झिझकती हैं, या उनको पता ही नहीं होता। तो अपने आप की तरफ ये तवज्जो देना, महीने में 10 मिनट, 10 मिनट जो है ना, ये आपको
बहुत सारी बड़ी मुश्किलात से जो है वो बचाएंगे। तो प्लीज इसको न सिर्फ खुद इम्प्लीमेंट करें, पर प्लीज अपनी जो खवातीन, अपनी घर में जितनी बुजुर्ग खवातीन हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि महीने में एक दफा उनको अपना लाजमी मुआयना करना है। अब तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, उसके अलावा पिंक रिबन पाकिस्तान या ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान की वेबसाइट पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप वो वीडियोस देख के भी जो है वो अपना मुआयना सीख सकते हैं करना। सो तशखीसी अमल में जो आपकी स्क्रीनिंग है, उसमें सबसे पहले तो हमने जिक्र कर दिया आपसे कि 20 साल की जो खवातीन, जो भी बच्ची 20 साल की उम्र को पहुंचती है, एंटिल द टाइम जब तक आपकी जिंदगी है, आपने माहाना एक दफा लाजिम मुआयना करना है। इसके दूसरे हिस्से में हम आते हैं कि आपने अपने डॉक्टर को विजिट करना है। सो वी रिकमेंड जनरली कि 25 साल की एज के बाद हर लड़की को, हर औरत को एक सर्जन, जनरल सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन के पास जरूर विजिट करना चाहिए है। सर्जन जो है वो आपकी हिस्ट्री लेगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेगा, आपका मुआयना करेगा। उनके हमारे पास रिस्क असेसमेंट टूल्स होते हैं, उससे हम ये क्लासिफाई करते हैं कि आप एवरेज रिस्क हैं या आप हाई रिस्क हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट फिर, एंड बेस्ड ऑन योर एज, हम आपको नेक्स्ट चीज एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट चीज क्या होती है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं या आप मैमोग्राम कराएं। और दूसरा, हम आपको ये तजवीज करते हैं कि आपने हमें कितने कितने अरसे पे दिखाना है। हर एक को हम सालाना नहीं बुला रहे होते हैं। यूजुअली यंगर एज ग्रुप में वो लोग जिनको कोई फैमिली हिस्ट्री या रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, हम उनको यूजुअली 2 से 3 साल के बाद डॉक्टर के पास विजिट के लिए बुलाते हैं। उस वक्त फिर हम उनका अल्ट्रासाउंड या मैमो अकॉर्डिंग टू एज करा रहे होते हैं। लेकिन 40 इयर्स एंड 40 इयर्स से ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एंड डिफरेंट जो कैंसर सोसाइटीज हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं कि 40 साल और उससे ऊपर की तमाम खवातीन को सालाना एक बार लाजमी डॉक्टर को दिखाना है और अपना मैमोग्राम करवाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपना बाकायदा महीने में एक बार मुआयना करना है। दूसरा नंबर, 25 साल की उम्र के बाद तमाम खवातीन को जो है वो लाजमी तौर पे एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना है। हाँ, अगर कोई बच्ची ऐसी है, कोई लड़की ऐसी है जिसको 25 साल से पहले की उम्र में कोई ब्रेस्ट में तब्दीली अलामात आ रही हैं, कोई गुठली महसूस हो रही है, तो वो 25 साल की उम्र तक मुआयने का इंतजार नहीं करेगी। वो डेफिनेटली जो है वो पहले ही जैसे उसको फील होगा वो डॉक्टर तक आ जाएगी। ठीक है। एंड थर्ड चीज ये है कि जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, हम 40 इयर्स की एक यूजली कट ऑफ एज लेते हैं। 40 साल से कम उम्र खवातीन में ब्रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, तो हमें मैमोग्राम से ज्यादा अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है, तो हम उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। 40 इयर्स से ऊपर हम अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राम दोनों रिकमेंड कर रहे होते हैं। अगेन, अगर कोई पेशेंट जिसमें एक से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर मौजूद हो, या उसकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को हुआ हो इन द एज ऑफ 40 इयर्स एटलीस्ट, तो हम उनको फिर कम से कम भी 5-7 साल पहले की एज से स्क्रीन करना शुरू करते हैं। यानी कि अगर किसी की वालदा को 42 इयर्स की एज में कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो फिर हम उनकी बेटियों को या उन जो है वो 35-36 इयर्स की एज में स्क्रीन करना शुरू कर देते हैं। फिर उसमें हम मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन उनके हिसाब से हम उनको एडवाइस करते हैं। सो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। मैमोग्राम का नाम सुन के लोग डर जाते हैं कि मैमोग्राम पता नहीं किस तरह का टेस्ट है, कितनी रेडिएशन मिल जाएगी। मैमोग्राम इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक्सरे। 2-3 व्यूज से, 2-3 एंगल से आपके ब्रेस्ट की मुख्तलिफ पिक्चर्स दी जाती हैं। उसके अलावा मैमोग्राम में कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन नहीं होती। मैमोग्राम में अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इतनी रेडिएशन होती है कि अगर आप कराची से लेके अमेरिका की एक फ्लाइट ले रहे हैं, आप एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक साइड आप जब ट्रैवल करेंगे, जितनी रेडिएशन आपको उसमें उस सफर के दरमियान में मिलेगी, उतनी ही रेडिएशन एक मैमोग्राम के जरिए आपको मिल रही होती है। दूसरा ये कि जब मैमोग्राम हम लिखते हैं या मैमोग्राम का नाम लेते हैं, तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जी ये बीमारी तो, ये तो जो है वो कैंसर के मरीजों में कराया जाता है। सो मैमोग्राम कैंसर के मरीजों में तो करवाया जाता है, लेकिन उसके अलावा मैमोग्राम स्क्रीनिंग का सबसे अहम टूल है। ये इतनी सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये बीमारी को बनने से 3-4 साल पहले ही हमें बताना शुरू कर देती है कि जी इस पेशेंट के ब्रेस्ट में इस जगह पे ये तब्दीली आती जा रही है, और ये आगे जाके कैंसर या कोई इस तरह की बीमारी बना सकती है। तो बाहर के ममालिक में यही होता है, उन पेशेंट्स को वहीं आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, क्लोज फॉलोअप्स पे रखा जाता है, और अकॉर्डिंगली उनको
बीमारी बनने से पहले ही ट्रीट कर दिया जाता है। कोई भी ब्रेस्ट की गुठली जो हमें हाथ पे महसूस होती है, हाथ के मायने पे, वो तकरीबन 1.5 से 2 सेंटीमीटर के साइज तक जब पहुंचती है, हम तभी उसको अपने हाथ से फील कर सकते हैं। कोई भी चीज जो 1.5 2 सेंटीमीटर से छोटे साइज की होती है, उसको हम हाथ के मुआयने पे यूजली फील नहीं कर सकते। तो मेमोग्राम जो है, जब भी वो, और ये जब 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की जो गुठली बनती है, इसको बनने में तकरीबन 3 साल का अमल कम से कम लगता है। मेमोग्राम आपको ये बीमारी बनने से पहले ही बता देता है। आपकी वो जगह डायग्नोस हो जाती है, वो जगह पकड़ में आ जाती है, तो आप लेट डायग्नोसिस से बच जाते हैं। सो इस वजह से मैमोग्राम कराना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कैंसर की मुतासरा खवातीन के लिए नहीं कराया जाता। इसका सबसे अहम रोल उन खवातीन की स्क्रीनिंग में है, उन खवातीन को चेक करने में है जिनको कैंसर की कोई भी अलामत ना हो। उनमें अलामत बनने से, उनमें कोई भी अलामत के आने से पहले बीमारी को पिक करना मैमोग्राम का काम है। इस वजह से इसकी अहमियत से ना कोई इनकार कर सकता है, ना किसी को ये करने से पहले घबराना चाहिए या डरना चाहिए है। ठीक है। ये याद रखें कि अब ब्रेस्ट कैंसर जितनी हमारे पास डेवलपमेंट हो चुकी है, जितनी अच्छे इलाज आ चुके हैं, जितनी अच्छी ट्रीटमेंट आ चुकी है, उससे ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल इलाज मुमकिन है, स्पेशली जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए। लेट स्टेज में ऑब्वियसली अगर बीमारी फैल गई होती है तो उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है। पर अर्ली स्टेज में जब ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट तक लिमिटेड होता है, बहुत छोटी सी गुठली होती है, उस सूरत में जो है वो इसको पकड़ना, इसको ट्रीट करना, दिस इज 100% क्योरेबल। लोग जो है वो 15 15 20 20 साल के फॉलोअप में पेशेंट, 25 25 साल, ऐसी पेशेंट्स भी हमारे पास आती हैं जिनका किसी का 30 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, किसी का 25 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। लेकिन ये वो पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत डेडिकेटेडली जो है वो डॉक्टर को फॉलो कर रहे होते हैं, अपना कोई अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते, अपना कोई मैमोग्राम या स्क्रीनिंग की जो भी डेट डॉक्टर की तरफ से होती है वो मिस नहीं करते। सो दे लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो अच्छा, सारा हमारा टाइम थोड़ा सा कम है और कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं चाह रही थी कि वो भी इसमें ऐड कर लिए जाएं। जी 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 जी, प्लीज जैसे प्लीज। एक क्वेश्चन है, आर डिओड्रेंट्स स्टिक परफ्यूम इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर? नो नो, डिओड्रेंट्स या परफ्यूम जो हैं वो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर नहीं बढ़ाते। ना ही ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स या किसी और कलर के हाँ, अंडरगारमेंट से ये भी या एक क्वेश्चन वायर्ड है। ब्रेजियर से। ये सारी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, इनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये चीजें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ाती अच्छा, हैं। इधर एक और भी क्वेश्चन है, हाउ इज द मतलब men, you said that के men also can have breast cancer, how is that जी। even possible when men doesn't have the mammary glands? Men do have mammary glands and men do have breast tissue. It is just not as well developed as it is in females. आपने चले मैं आपको एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ। कुछ मर्दों में जिन जो कि ज्यादा ओबीस होते हैं, या जो ये स्टेरॉइड्स खा रहे होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में होती हैं, आप देखेंगे उनका ब्रेस्ट थोड़ा डेवलप हो गया होता Yes. है। तो मेन आदमियों में भी होता है, और इवन कुछ आदमियों में इतना ज्यादा होता है कि वो फिर हमारे पास कॉस्मेटिक रीजन से आ रहे होते हैं कि हमें ये जो ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ा हुआ है ये बहुत अजीब लग रहा है, तो आप डॉक्टर प्लीज इसका कुछ कर दें। तो अच्छा, हम फिर उसके लिए भी उनको, उनका वो जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हम निकाल देते हैं। ओके। सो मेन एक और मेन है डू हैव myth, ब्रेस्ट टिश्यू। एक और मिथ है जो कि इज दैट ट्रू और नॉट कि padded bra cause lumps in breast नो if they नो, were okay. अच्छा, there इट is one डजंट। more question. If we have a family history of cancer, not breast cancer, does that increase the risk too? इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ Any अदर cancer, एनी अदर, any cancer, yeah. हाँ, सो यस, दैट कैन इंक्रीज द रिस्क। देखिए, Okay. ऐसे बहुत से कैंसर्स होते हैं, जैसे कि Hmm. हम पूछते हैं कि किसी को फैमिली में बच्चेदानी का कैंसर हो, यूट्राइन कैंसर, या कुछ ऐसे कोलन कैंसर्स होते हैं, या मैदे के कैंसर्स होते हैं जो कि सिंड्रोम की फॉर्म, मतलब वो एक बीमारी की फॉर्म में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे होते हैं। उसमें डेफिनेटली चांस होता है ब्रेस्ट कैंसर का भी। ये जो बरका म्यूटेशन मैंने आपको बताई अभी, जी। इसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी दूसरे कैंसर्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। Okay. अच्छा, what are the foods which should be avoided to prevent breast cancer? अच्छा, देर इज नो सर्टन फूड ग्रुप, ऐसा कोई खास तौर पे फूड ग्रुप नहीं है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी जो है वो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ाती है। ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, इट्स ऑल्सो लिंक्ड विद
कोलन कैंसर। तो ज्यादा जो शुगर होती है, शुगर कंजम्पशन ऑब्वियसली हमारा वेट बढ़ाती है, या फैटी मील जो है वो वेट बढ़ाती है। तो हमें एक बहुत हेल्दी बैलेंस डाइट यूज करनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन का पोर्शन भी होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा सिग्निफिकेंट हो, वेजिटेबल्स ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, कार्ब्स और फैट कम हो, प्लस विद दैट डेली हफ्ते में चाहे 5 दिन करें, लेकिन आधे घंटे की कोई फिजिकल एक्टिविटी, जरूर एक्सरसाइज, जरूर। वॉक किसी ना किसी फॉर्म में शामिल होनी चाहिए। What type of discharge came from breast? Is that watery, creamy, or any color change or odor? Please describe in details. अच्छा, सो बेसिकली ब्रेस्ट से निपल से मुख्तलिफ कलर के डिस्चार्जेस आ सकते हैं। इट कैन बी ग्रीन, ग्रीन ज्यादातर इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है। लैक्टेटिंग मदर्स में, या जिनको थोड़ा एक प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल ज्यादा होता है, उनको मिल्क का डिस्चार्ज भी आ सकता है। हम कब वरीड होते हैं? हम उस वक्त वरीड होते हैं जब रेड कलर का या बिल्कुल क्लियर वाटरी टाइप का डिस्चार्ज आ रहा होता है। इन एनी केस आपको जो भी अगर डिस्चार्ज आ रहा है, जस्ट डू नॉट इग्नोर इट, क्योंकि ये एक एक साइड के ब्रेस्ट निपल से आ रहा है, 2 साइड से आ रहा है, और ब्रेस्ट एक निपल से भी अगर आ रहा है तो उसमें कितनी डक्ट से आ रहा है ये देखना आपके डॉक्टर का काम है, उसको एवेलुएट अच्छा, करना यहाँ पे आपका डॉक्टर रेज करेगा, बट हैंड इन हुआ। जनरल रेड एंड क्लियर कलर्ड। ओके, रेज हैंड हुआ है काफी देर से अबीरा का। शी इज जी जी अवर वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। जी जी तो प्लीज। मैं चाहूंगी कि वो क्वेश्चन करें। यस प्लीज। अबीरा, यू कैन Hello, अनम्यूट। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hi, Dr. Sara. Thank you so much for the हेलो। trusting in such a knowledgeable way. Let me undo my camera as well so that you can see अब तो me. मेरे पास एक ऑप्शन आया था मैसेज। जी। Am I visible and audible to you? यस यस। या All right. So this is the Vice President of the community. First of all, I'd like to thank you for being very visible and speaking about this cause in a thorough manner. आपने बहुत अच्छे से हमें ब्रीफ किया है। मेरा ज़्यादातर जो हम लोगों के बीच में और ख़वातीन में, सर्कल में, ग्रुप्स में, फैमिलीज़ में एक सवाल होता है मिथ्स के हवाले से, और अभी भी आज भी हमारे यहाँ स्क्रीनिंग की, और आप जो मैनुअली आप मैनुअल चेकअप की बात कर रही थी, उसको हम आज भी टैबू कंसिडर करते हैं इस चीज़ को डिस्कस करना। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले तो ये, क्योंकि हमारे पास खवातीन भी है, क्या पता हमारे सर्कल में कोई ना कोई इस चीज़ से गुजर रहा हो, कि ये जो हम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक तो हार्मोनल चेंजेस, दूसरा हम जब अपना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर होते हैं, वो तो आपने मुझे बताया कि 5 years का पीरियड अगर हो, अगर आपने इतना टाइम consecutive तक 5 years। तो उसके अलावा भी ड्यूरिंग दैट पीरियड भी आई लाइक पर्सनली हैव हैड दिस एक्सपीरियंस दैट वन ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट मेंशन कि आपकी उनकी कॉन्ट्रासेप्टिव पर है, तो दिस कुड बी द रीजन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द पेन। तो इज देयर एनी एसोसिएशन विद द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? अबीरा नहीं आ सकेंगी, मैं उनका क्वेश्चन ले रही हूँ, तो उसका फिर आंसर आप दे दीजिएगा। मैं उनसे कहती हूँ कि वो मुझे टेक्स्ट कर दें क्वेश्चन, क्योंकि उनकी एक और मीटिंग है, जूम मीटिंग, जिसको वो अटेंड करिए। बाकी जो लोग हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस रेडी रख लें, क्योंकि डॉक्टर सारा यही है और वो आपको रिप्लाई करेंगी। तो किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, ताकि मैं फिर आपको अनम्यूट करूं और आप उनसे बात करें। जैसे जहां तक आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, जैसे जो वो कहना चाह रही थी कि जिस तरह से कि एक डाइट हमारे यहाँ वो ये पूछना चाह रही थी। हाँ, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत सारी खवातीन को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दी जाती है, सिर्फ उसका मकसद कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही नहीं देना होता, बट मुख्तलिफ लोगों को बोन्स के लिए या और दीगर बीमारियों के लिए, हार्मोनल रिप्लेसमेंट के लिए दी जाती है। सो मैंने ये कहा था कि अगर 5 साल या उससे ज़्यादा लगातार इस्तेमाल किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। तो व्हाट शी वाज सेइंग इज कि जहाँ तक मुझे उनकी बात समझ आई, कि उनकी एक्सपीरियंस में या उन्होंने देखा है कि कोई ऐसा पेशेंट था जिसको 5 साल से पहले गायनी के डॉक्टर्स ऑब्वियसली बोलते हैं कि आपका रिस्क बढ़ सकता है ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। तो किसी पेशेंट को ड्यूरिंग द 5 year पीरियड ही ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो गया ना। ऑब्वियसली जब हम ये कहते हैं तो इट्स नॉट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, किसी भी चीज में 100% नहीं होता कि जी 5 साल ही यूज करेंगे। तो ज्यादातर पेशेंट्स में जो इसकी एसोसिएशन है
जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। देखिए, हम जब भी कोई चीज, किसी को रिस्क फैक्टर हम क्लियरली बोलते हैं कि जी ये रिस्क फैक्टर है, तो उससे पहले हमने बहुत साइंटिफिक रिसर्च होती है, मेटा एनालिसिस ट्रायल्स होते हैं बड़े बड़े, उस पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे ये स्टडीज की जाती हैं, जिसके बाद हम किसी चीज को लेबल करते हैं कि जी ये रिस्क फैक्टर है या ये इसका ट्रीटमेंट है। तो जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इसकी एसोसिएशन है, यानी कि जो ज्यादा चीज नजर आई है, वो ये नजर आई है कि हार्मोन की गोलियां खाने या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां लगातार अगर 5 साल से ज्यादा खाई जाएं तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि 5 साल से कम इस्तेमाल में किसी को जो है वो कैंसर नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबल है कि उस पेशेंट के अंदर इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों, कोई जेनेटिक हो या कोई फेमिलियल हो या स्पोरेडिक, यानी कि अचानक डायग्नोस होने वाला कैंसर भी हो सकता है। सो ऐसा होता है। आप मतलब अगर मैं इसकी कॉमनली एक मिसाल दूं, पेशेंट्स कम टू अस एंड दे से कि जी हमारे जानने वाले को ये चीज हुई थी, उसने फॉर एग्जांपल बायोप्सी पे अभी मैं बात करती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे जानने वाले ने बायोप्सी कराई थी और उसके बाद जो है उसकी 2 महीने में पेशेंट खत्म हो गया, हम तो बायोप्सी नहीं कराएंगे क्योंकि इससे मरीज मर जाता है, बीमारी फैल जाती है। सो हर एक की डिजीज की नेचर डिफरेंट होती है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं तो हम एक बहुत जनरल टर्म यूज कर रहे होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत सारी टाइप के कैंसर्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली हमें बायोप्सी के जरिए ही पता चलते हैं। तो हर पेशेंट की बीमारी की नौइयत मुख्तलिफ है, हर पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं। तो अगर किसी को 5 साल से कम के हार्मोन्स के इस्तेमाल से कैंसर हुआ, तो इसका ये जरूरी नहीं है कि वो जो है वो पिल्स खाने की वजह से हुआ हो सकता है कि उस पेशेंट में एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हों या उसमें कोई ऐसी एक टेंडेंसी हो जिसकी वजह से उसको ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हुआ हो। वी कैन नॉट जस्ट सिंपली लिंक इट टू द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आप सबको। आप लोगों में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस है तो प्लीज़ उसको फिर आप ऑफ कर दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी क्वेश्चन करना चाहता है वो अनम्यूट करें और क्वेश्चन कर लें, बिकॉज दिस इज अवर क्वेश्चन ऑन आंसर टाइम। Yes, thank you, Rafia. I have a question. श्योर। Ji, Assalamu alaikum. Thank you very much, Rafia, for hosting the session. And thank you, Dr. Sarah, for being here with us. My question, which I also asked in the chat box regarding the foods. तो मैंने ये सुना है कि processed food से breast cancer का वो होता है, risk होता है in terms of जैसे कि hot dogs या sausages या ये जो sliced chicken वगैरह जो होता है. हाँ हाँ So is there any kind of myth about processed food? ऐसे देखें, नो स्पेसिफिक लिंक टू द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है। एनीथिंग दैट इज जैसे वाइट आटा, फ्लावर होता है रिफाइंड, ठीक है, मैदा जो होता है, दीज थिंग्स आर जनरली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। इट इज जस्ट नॉट लिंक टू द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये प्रोसेस फूड जो है वो स्टमक या कोलन के साथ तो और ज्यादा उसकी तो बाकायदा एसोसिएशन है। ब्रेस्ट कैंसर ओबिसिटी के साथ लिंक्ड है और ओबिसिटी के साथ सारे कैंड प्रोडक्ट, सारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स, फ्लावर और ये सारी जितनी भी सॉसेजेस, हॉट डॉग, इस तरह की चीज़ें हैं, रेड मीट बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं। सो एनीथिंग दैट इज़ फैटी, एनीथिंग दैट्स रिफाइंड इज़ बैड फॉर योर हेल्थ इन जनरल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओके जी, और हेलो जी, एक क्वेश्चन मेरा है। जी बोलिए। मुझे यही क्वेश्चन था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कैंसर के रिस्क को कितना कम करती है, क्योंकि हम अपने मदर से और ग्रैंड मदर से सुनते थे कि जी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं जी बच्चों को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो हमारे दीन में भी है, तो वो रिस्क फैक्टर से काफ़ी हद तक बच जाती हैं खवातीन। तो इसके बारे में मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम तो अब इस प्रोसेस से निकल गए, लेकिन अब बच्चों ने आना है तो उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज जनरली ओवरऑल गुड फॉर द ब्रेस्ट हेल्थ।
रिसर्च पेपर्स डू से, साइंटिफिक रिसर्च ये जरूर कहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोटेक्टिव है। बट जो हमारी पॉपुलेशन आ रही है ना, हमारा मसला ये है कि हमारे पास ना ही तो पूरा डेटा अवेलेबल है, ना ही हमारे पास हमारी अपनी पॉपुलेशन पे की भी कोई ऐसी रिसर्चेज हैं जो कि ये शो करें कि क्यों हमारे पास इतनी अर्ली स्टेज में ये डिजीज आ रही है, और क्यों हमारे पास जो डिजीज आती है वो ज्यादा अग्रेसिव नेचर की होती है। लाइक वाइज ब्रेस्ट, हमारे यहाँ ज्यादातर खवातीन जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, और ब्रेस्ट फीड करवाने के बावजूद उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हो रही है। फिर लोग वही बात है, लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव। यस, जनरली इट इज प्रोटेक्टिव। जितना वेस्टर्न सोसाइटी का लिटरेचर डेटा हमारे पास मौजूद है उसके हिसाब से इट इज प्रोटेक्टिव। हाउएवर जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें जो स्टैट्स, जो फिगर्स आ रहे हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। और हमारे पास अभी कोई ऐसी रिसर्चेज नहीं है जिससे हम इसको लिंक कर सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर अगर हम उससे जनरल एंड ओवरऑल पूछेंगी तो यस, ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ओके, तो इसका एंड एज ए मतलब पार्ट ऑफ जनरल ओवरऑल देखिए, जो आपकी ब्रेस्ट हेल्थ होती है खवातीन की, फीड नहीं करा रहे होते, वही सारी जो मिल्क होता है वो आपके डक्ट्स में जमा होते रहता है, आपको इन्फेक्शन कराता है। या कुछ मदर्स होती हैं, स्पेशली यंग मदर्स होती हैं जिनके छोटे बेबीज होते हैं, नहीं फीड करा सकती हैं, तो उनको ब्रेस्ट के अंदर दूध की गुठलियां भी बन जाती हैं। सो ओवरऑल आपकी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए फीडिंग इज वेरी हेल्पफुल एंड प्रोटेक्टिव। आई थिंक मेरे ख्याल से बाकी कोई क्वेश्चंस अभी मुझे लग नहीं रहा, और हम ये भी है कि ये सेशंस हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे। हम मैं और डॉक्टर सारा ने हमने प्लान किया है कि हम वीकली बेसिस पे आप लोगों के साथ इस तरह के सेशन लेकर आएंगे। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आप सोच के रखें, क्योंकि ये हेल्थ आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर सारा कि अगर क्या स्ट्रेस, क्या डिप्रेशन हमारे हार्मोनल चेंजेस में, क्या इसमें इसकी वजह से भी कोई पॉसिबिलिटी होती है कि वो कैंसर की तरफ हमारी बॉडी जाए? क्या ये इस चीज को, मतलब ये यू कैन से कि एक तरह से उसका फूड है स्ट्रेस और डिप्रेशन? अच्छा, स्ट्रेस और डिप्रेशन का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है डेवलपमेंट ऑफ कैंसर के साथ, ब्रेस्ट कैंसर के साथ। लेकिन अगर आप वैसे देखें, हम जब स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में पूरा हार्मोनल जो मैकेनिज्म है वो, उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, पूरा मैकेनिज्म में अपसेट हो जाता है। लाइकवाइज जब हम खुश होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन लेवल जब ज्यादा होते हैं तो अब दिस अ साइंटिफिक मैकेनिज्म। मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ नहीं यूज करना चाहती, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी में ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन कराते हैं या टिश्यू इंसल्ट करवाते हैं। और जब जाहिर है, जब कांस्टेंट एक लेवल पे जाके टिश्यूज में चेंजेस होंगी। कैंसर क्या होता है, हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल टिश्यूज होते हैं जो आराम से ग्रो कर रहे होते हैं, एक नॉर्मल हेल्थी मैकेनिज्म। लेकिन कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर आता है बाहर से, एक्सटर्नली ट्रिगर फैक्टर होता है, इंटरनली कोई ऐसा ट्रिगर फैक्टर होता है जो उन नॉर्मल एक पूरे सिस्टम जो चल रहा होता है उसको रोक देता है, उसमें ब्रेक लगाता है। और फिर वो सेल्स जो हमारे नॉर्मली डिवाइड हो रहे होते हैं, नॉर्मली ग्रो होते हैं, वो अब नॉर्मल ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं, यानी कि वो बहुत तेजी से डेवलप होते हैं। ना उनका कोई एंड टाइम होता है, दे जस्ट कंटिन्यूसली गो ऑन डिवाइडिंग। तो ये इस अमल को हम कैंसर बोलते हैं। अब जाहिर है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन एग्रेवेट होती है स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। सो देयरफॉर इनडायरेक्टली यस इट कैन, बट डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है कि स्ट्रेस से या डिप्रेशन से किसी को कैंसर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, हार्मोनल मैकेनिज्म वो अपसेट करता है बॉडी का, और उसकी वजह से बॉडी के डिफरेंट जो वर्किंग है वो खराब होती है। वो इन द लॉन्ग रन हार्मोन जो इंसल्ट हमारी बॉडी में एक लेवल पे हो रही होती है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो जाहिर होती है इन दीज काइंड ऑफ डिजीजेस। अच्छा अजी, अबीरा ने लेकिन कोई दोबारा डायरेक्ट ज्वाइन कर डायरेक्ट लिया। लिंक नहीं है। अबीरा इज ज्वाइनिंग अगेन।
तो हम अवीरा से कहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन रह गया था वो आप दोबारा से आके पूछें ताकि जी जी प्लीज। अवीरा। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सारा, मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग अवीरा अगर आप कैम ऑन कर लेंगी तो इट्स गुड। and the myths and taboos. Hello. I will, but I am traveling as well right now. If I'm visible, Okay, that's that's okay. It's okay. It's okay. that's It's fine. okay. Just take send your question, please. Yeah, please share your question. All right. So my question is regarding hormonal changes, and we often, do not consider speaking about associated with these feminine issues. Also, along with that, how we as a community, as a business community, can promote this frequent checkups and visits to the oncologists and this authorized doctors. अच्छा, सो अगर थोड़ा पहला वाला सवाल आपका हार्मोन चेंजेस के हवाले से है ना कि Yes. तो हार्मोनल चेंजेस के साथ में मैंने आपको जो पहले भी सवाल पूछा था वो हमारा हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर था। हाँ, सो देखिए मैंने अभी यही बात अभी हम कर रहे थे कि कोई भी फैक्टर का होना या ना होना 100% नहीं कहता कि जी ये चीज इसमें है तो इसको हो जाएगा। रिस्क फैक्टर आपको हायर रिस्क पे रखता है, पर रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं होता कि लाजमन आपको कैंसर हो जाएगा। जैसे आपने अगर एग्जाम्पल कोट की हो या आप ये कहें कि जी कोई पेशेंट हार्मोन पिल्स ले रही थी और उसको 5 साल से पहले ही ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया, बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है उसको ऐसा हो गया हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि उस पेशेंट के अंदर एक से जायद फैक्टर्स है जिसकी वजह से उसको ड्यूरिंग द 5 इयर्स जो है वो डायग्नोस हुआ ब्रेस्ट कैंसर। 5 साल के इस्तेमाल के अंदर ही अंदर उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। अब मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। जी तो हाँ, अगर अगर आप मुझसे साइंटिफिकली, बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई टेल यू साइंटिफिकली या स्टैटिस्टिकली जो सिग्निफिकेंट चीज होगी वो रिलेशन मैं आपको बता सकती हूँ। जो रिसर्चेस प्रूव करती हैं वो 5 साल से ज्यादा पे प्रूव करती हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि 5 साल से कम यूज करने पे ब्रेस्ट कैंसर डेवलप नहीं होगा, हो सकता है, बट अगेन उसमें सिर्फ एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन पिल्स का रोल नहीं होता। उस पेशेंट में एक से जायद रिस्क फैक्टर्स अगर होंगे तो उसको कम ड्यूरेशन पे भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। एंड देन अगेन हर एक की डिजीज नेचर बहुत डिफरेंट होती है। यंग एजेस में यूजुअली जो कैंसर डायग्नोस होते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज। एंड देन ब्रेस्ट कैंसर, एज वी टॉक एज अ जनरल टर्म, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. There are breast cancers that are responsive to hormone therapy. There are breast cancers which are unresponsive to hormone therapy. हर एक की प्रोग्नोसिस, हर एक का ट्रीटमेंट, हर एक की सिवेरिटी अलग होती है। आई थिंक आज माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और हमारा जो नेक्स्ट सेशन है हम ये करेंगे कि जो हमने ब्रॉडकास्ट बनाया है हम उसमें पहले से ही ऐड कर देंगे कि जो क्वेश्चंस अगर किसी के माइंड में है रिलेटेड तो हमारे पास पहले से ही आ जाएंगे और हम उनको ले सकेंगे इजीली। थैंक यू सो मच डॉक्टर सारा कि आपने इतना ज़बरदस्त एक सेशन हमारे लिए जो आज किया है उससे काफ़ी हम सब के जो इस टाइम मौजूद थे यहाँ पे उनकी बहुत सारी क्यूरियसिटीज जो हैं वो ख़त्म हुई होंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन है इंशाल्लाह उसमें भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। बेसिकली ये वो चीज़ है कि जो हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम ये कहना बात करना भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को भी देखना है, हमें अपना भी ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को जहाँ पे, तो इसीलिए डॉक्टर सारा यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ और वो हमें इंशाल्लाह गाइड करेंगी कि किस तरह से हमने अपने आप को क्योर करना है, हमने अपने आप को आगे जाके जो जो चीज़ें, क्योंकि मैं और हम मेरी जैसी बहुत सारी हम मिड ऑफ 40s हैं
और जब 40 से आप आगे जा रहे होते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पर हमारे पास यंगस्टर के लिए भी रिस्क है। तो हमने अपनी बेटियों को भी देखना है कि अगर उनमें कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आता, और हम एज अ माएँ हमें ये अपना टैबू निकालना होगा कि ये काम हम नहीं कर सकते, शर्म आ रही है, हमें बात करते हुए शर्म आ रही है, हमें अपनी बेटी से बात करते हुए शर्म आ रही है। तो ये शर्म जो हटा के हमने सेहत के बारे में बात करनी है, जैसे आज डॉक्टर सारा ने कहा है। हम इंशाल्लाह एक ऐसा सेशन भी रखेंगे जिसमें डॉक्टर सारा हमें जो एग्जामिन करने का जो है वो फिजिकली हम इनके साथ एक सेशन रखेंगे जिसमें ये बाकायदा हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सबने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बिफोर आई गो, जी। थैंक यू सो मच राफिया कि आपने ये सेशन अरेंज किया, क्योंकि देखें और इसको रिकॉर्ड करने से तो मकसद ये है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एग्जैक्टली पहुंचा सकें। एग्जैक्टली अभी अबीरा एक चीज बोल रही थी कि हम कैसे लोगों तक ज्यादा पहुंचा सकते हैं। एक तो ये कि हमने जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, देखिए हम लोग वो हैं, हम जूम पे भी आज बैठे हुए हैं, हाँ हम यूट्यूब भी देख लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी क्लास है जो हमारे घरों में खवातीन काम कर रही हैं या जो थोड़े से लोअर एजुकेशन क्लास से हैं, उनको ये मालूमात नहीं है। उनके यहाँ अभी भी बहुत बड़ा टैबू है। ऑल्दो कि मैं कहती हूँ कि पिछले पिछले 7-8 सालों में बहुत फर्क आया है। लोग अब जरा सा ब्रेस्ट में पेन भी होता है ना, तो उसके लिए फौरी तौर पे बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो तब्दीली एग्जैक्टली तो आ रही है, लेकिन इस तब्दीली को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा ये रोल है कि हम इस इंफॉर्मेशन को जो आज हमने सीखी है, जो हम तक हमें पता है, हम उसको अपने बाकी के लोगों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, खवातीन इसको डिस्कस करें। प्लीज, दिस इज नॉट अ टैबू, ब्रेस्ट इज अ पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी। ठीक और है। असल में बताए हमें इस और टैबू से ही आपको निकलना है। हमें बहुत सारी बातें हैं, हम पीरियड्स हाँ की बात करते हुए घबरा रहे होते हैं, हम शर्मा रहे होते हैं, क्योंकि सारी बिल्कुल प्रॉब्लम्स बिल्कुल स्टार्ट ही बिल्कुल वहीं बिल्कुल से बिल्कुल होती हैं। अगर आपका साइकिल हाँ नहीं है एग्जैक्टली तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ही वहीं से स्टार्ट हाँ होती है। तो इंशाल्लाह ये चीजें और ये बिल्कुल ऐसे डिस्कशन ही है। कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच सारा, एक वंस अगेन कि आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच राफिया। चलिए, अपना सब ख्याल रखिएगा आप चलें, सब लोग, और इंशाल्लाह दोबारा फिर इंशाल्लाह है तो हम अपडेट करते रहेंगे आपको। और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन हम इंशाल्लाह वेडनेसडे को ही रखेंगे नेक्स्ट वीक, और उसमें फिर सारा आपसे इसी पे और फर्दर हम डिस्कशन इस पे करेंगे। थैंक यू सो मच। जरूर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। Heal the world.